हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सलाह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ आप लोग कंप्लीट कर रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 यूनिट 6। ये हमारी इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिक सीरीज चल रही है जिसमें हम जो नया सिलेबस है उसमें सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो आज हमारी ये जो क्लास है इसमें हम कवर करेंगे वित्तीय संस्थान। कौन सा? वित्तीय संस्थान वाला चैप्टर। भाई, वित्तीय संस्थानों की अगर हम बात करें भारत के, कि भारत में इतने जो वित्तीय संस्थान हैं जैसे आरबीआई, सिडबी, सेबी या आरआरबी, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी आवश्यकता क्यों हुई, इसको जानने के पहले सबसे पहले हमें क्या जानना है कि वित्तीय संस्था क्या है। कौन सी बात? कि वित्तीय संस्था क्या है। वित्तीय संस्था, तो वित्तीय संस्था जो है यह शब्द दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो वित्त से संबंधित संस्था। तो वित्त क्या होता है? वित्त मतलब पैसा। भाई, वित्त क्या है? वह पूंजी जो उत्पादक को सहयोग देती है या उत्पादन बढ़ाने में सहयोग देती है, वह पूंजी वित्त कहलाती है। वित्त क्या है? पैसा है, रुपया। अगर हम बात करें तो अगर आप सटीक शब्दों में इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि वित्त का आशय उस पूंजी से है जो उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होती है। किस लिए? उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होती है, वह पूंजी वित्त कहलाती है। ऐसे ही मैं बात करूं वित्तीय संस्था की। किसकी? वित्तीय संस्था की। तो वित्तीय संस्था क्या होगी? भाई, इस वित्त को मैनेज करने वाली संस्था, इस पैसे को मैनेज करने वाली संस्था, वह संस्थाएं जो वित्त की व्यवस्था करती हैं। अगर किसी को पैसे की, वित्त की आवश्यकता है तो उसे पैसे प्रोवाइड कराएंगी या उसके पैसे को मैनेज करेंगी, तो वह क्या होंगी? वह वित्तीय संस्थाएं होंगी जो अर्थव्यवस्था की वित्त संबंधी सभी जरूरतों को पूर्ण करती हैं। क्या करती हैं? अर्थव्यवस्था की वित्त संबंधी सभी जरूरतों को पूर्ण करती हैं। वह संस्थाएं क्या कहलाती हैं? वित्त संस्थाएं कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं वित्त के स्रोत क्या हैं, किसके? वित्त के स्रोत। तो वित्त के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। भाई, वित्तीय संस्थाएं तो हैं, अब वित्तीय संस्थाएं भी क्या होती हैं? दो प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं वित्तीय संस्थाओं की, किसकी? वित्तीय संस्थाओं के प्रकार की। तो वित्तीय संस्था दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं और बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। गैर बैंकिंग और बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। अब समझिए आप इनकी जरूरत क्यों है। बैंकिंग और गैर बैंकिंग किस तरीके से आप समझेंगे? पहले तो भाई, गांव में किसी को अपने खेत पर फसल की बुआई करनी है, किसी को अपने खेत में तालाब खोदना है, या किसी को पशु, उसके यहाँ भाई कोई पशु पालन कर रहा था तो पशु की मृत्यु हो गई, अब उसके लिए और पैसे की ज़रूरत है, वह कहाँ से पूरा करेगा? तो प्राचीन काल में या पहले लोग क्या करते थे कि भाई अपने जो गाँव के साहूकार हैं, महाजन हैं, जो सामंत हैं, उनके पास जाते थे, उनसे पैसे उधार लेते थे ब्याज के बदले, और उसके बदले उन्हें कई गुना ब्याज चुकाना पड़ता था। यह समस्या थी पैसे की। तो भाई, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वह जो महाजन और साहूकार है, वही पहले क्या था? वित्तीय संस्था थी, और कोई ऐसी संस्था नहीं थी संगठित रूप से, सभी गैर संगठित थी ये चीज़ें। तो भाई सबके मनमाने रेट चलते थे। अगर कोई भी सिस्टम क्या हो, संगठित रूप से हो, तो मनमानी खत्म हो जाती है और पूरे में व्यवस्थित तरीके से एक प्रकार का स्ट्रक्चर चलता है। इसलिए हमें वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता महसूस हुई, और जब अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ तो उसके बाद वित्तीय संस्थाएं भी प्रकाश में आईं। भाई, दो प्रकार की बात की हमने, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं और बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। तो बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं? यह संगठित प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं भाई? जो भाई अपने निर्धारित नियमों के आधार पर अपने उपभोक्ताओं को, अपने कस्टमर्स को क्या देते हैं भाई? ऋण भी देते हैं, उनसे जमा भी स्वीकार करते हैं।
वो बैंकिंग सिस्टम ही कहलाती है। गैर बैंकिंग जैसे सेठी दक्षिण भारत में चलते हैं सेठी, उत्तर भारत में साहूकार और महाजन, और भाई आज़ादी के समय पहले क्या सामंत और जमींदार हुआ करते थे, वह भी उधार देते थे। तो भाई सेठी, महाजन, साहूकार ये गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं। या भाई कोई ऐसे ही 4-5 लोग मिलकर चिट फंड कंपनी चला रहे हैं तो वह भी क्या संगठित, या मैं कहूँ कि भाई बहुत स्ट्रक्चर्ड है तो नहीं होती है चिट फंड कंपनियाँ। तो इस तरीके से क्या बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। अब चूंकि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में बैंक के बारे में ज़्यादा है, आरबीआई के बारे में है, सेबी के बारे में है, हमें एसबीआई के बारे में भी पढ़ना रहेगा। तो ये चीज़ें पढ़ने के लिए हम क्या बैंकिंग सिस्टम का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका इतिहास क्या रहा। जैसे मैं बात करूं बैंक की कि बैंक क्या है, तो बैंक क्या ऐसी वित्तीय संस्था है, क्या है बैंक? वित्तीय संस्था है जो क्या करती है, जो उपभोक्ताओं से क्या करती है, इससे जमा स्वीकार करती है और फिर साख का सृजन करके, किसका? साख मतलब पैसे का सृजन करके क्या जरूरतमंद को उधार भी देती है। साख सृजन करती है और साख सृजन करके उसका वितरण करती है उधार के रूप में, उधार या ऋण के रूप में वितरण। तो यह क्या होती है? बैंक। तो इस तरीके से आप बैंक को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे क्या करते हैं भाई, आपसे जमा स्वीकार भी करते हैं और आपको ऋण भी देते हैं। इसके अलावा ये क्या एफडी भी करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके अलावा भाई ये रिकरिंग अकाउंट भी ओपन करते हैं। क्या करते हैं? रिकरिंग अकाउंट भी ओपन करते हैं। तो इस तरीके से बैंक के बारे में अब हम जानें कि भाई भारत में बैंकिंग सिस्टम का इतिहास, किसका? भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास क्या रहा। अगर इसकी बात करें तो भाई भारत तो ठीक है, विश्व में सबसे पहले बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ माना जाता है? तो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है इटली से। कहाँ? इटली से 1157 ईस्वी में। कब? 1157 एडी में इटली में बैंक ऑफ वेनिस। वेनिस कहाँ? इटली का शहर है ना, तो हाँ यहाँ क्या बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई और इससे क्या आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की नींव माना जाता है। आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की नींव माना जाता है किसे? बैंक ऑफ वेनिस को। कब? 1157 ईस्वी में। अब हम लौट कर आते हैं अपने भारत में। तो भारत में बैंकिंग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1770। कब से? 1770 से भारत में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। तो भाई यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई, जो क्या था? यूरोपीय लोगों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हित संरक्षण के लिए की गई थी। क्योंकि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कर्मचारी हैं, उसके ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी अपने पैसे को मैनेज करना है, कहीं रखना है, या भाई उन्हें क्या करना है, इंग्लैंड पहुंचाना है। तो हमेशा हर चीज़ वह किनमें, खजानों में, बक्सों में भरकर पैसा तो ले नहीं जाएंगे, कुछ मैनेज करने के लिए यहाँ। तो इस बैंक की शुरुआत हुई थी कब? 1770 में। यह पूर्णतः यूरोपीय पूंजी पर आधारित था। बस इसमें स्पेसिफिक क्या है, जो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम है, या हम बात करें जो भाई यूरोपीय पद्धति का प्रथम बैंक था। ये किसका? यूरोपीय पद्धति का, यूरोपीय पद्धति का प्रथम बैंक ये था। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब ऐसे ही मैं अब आगे बात करूं आपसे कि इसके अलावा और कौन सा? तो 1770 के बाद बात आती है प्रेसिडेंसी बैंक की। भारत में उस समय 3 प्रेसिडेंसी बहुत मजबूत थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर एक थी कौन सी? मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी कौन सी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ये बहुत ही सशक्त थी। भाई अवध
प्रेसिडेंसी भी थी, लेकिन ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त हो रही थी। तो इनमें क्या 3 अंग्रेजों ने क्या किया, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की 1806 में। कब? 1806 में। कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। 1806, 40 और 43। तो अभी आपने कितने? मात्र 4 सन याद किए हैं। 1157, 1770, 1806, 1840, 1843। भाई पहले जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स का पूरा केंद्र क्या था भारत में? कलकत्ता। कलकत्ता मतलब बंगाल। कालकोठरी की घटना कहाँ हुई थी? प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो सबसे पहले उन्होंने कहा बंगाल में, क्योंकि पहले वही यह सब कुछ कर रही थी हमारी। भाई ब्रिटिश भारत की 1910 से पहले राजधानी भी क्या? कलकत्ता थी, बंगाल में ही। तो पहले कहाँ करते? बंगाल में। फिर उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में कितने? पूरे के पूरे 34 साल के बाद, 34 ईयर्स के पश्चात बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और फिर 3 साल बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में 1843 में। यह सन महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं भाई कि प्रेसिडेंसी बैंक के बाद किसकी स्थापना हुई? 1865 में इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक? इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है कब? 1865 में। अब जो 1865 में इसकी स्थापना हुई, इसके बाद फिर स्थापना होती है अवध कमर्शियल बैंक की। किसकी? अवध कमर्शियल बैंक की। कब? 1881 में। कब? 1881 में। इस अवध कमर्शियल बैंक की खासियत क्या थी? यह फैक्ट आपको याद रखना है कि भाई इसमें भारतीय लोगों की अंशधारिता, मतलब भारतीय लोगों के शेयर कितने? 50% से अधिक थे। 50% से अधिक। मतलब अगर 50% से अधिक थे तो मतलब क्या? भारतीय लोग ही यह मालिक थे। मतलब यह क्या हुआ? यह जो बैंक था यह पूर्णतः भारतीय बैंक था। पहला भारतीय बैंक, भारतीय अंशधारिता जिसमें ज्यादा थी। कौन सा होगा? अवध कमर्शियल बैंक। भाई पूर्णता नहीं, लेकिन ये भाई हम अंशधारिता के हिसाब से माने तो भारतीयों द्वारा मिलकर बनाया गया बैंक ये था। कौन सा? अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा? अवध कमर्शियल बैंक, जिसमें भारतीयों की हिस्सेदारी थी। फिर इसके बाद स्थापना होती है 1894 में पीएनबी की। यह 100% था, यह 100% भारतीय बैंक था। पहला भारतीय बैंक का गौरव किसे प्राप्त है? तो पंजाब नेशनल बैंक, पहला पूर्णतः भारतीय बैंक। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। और अवध कमर्शियल बैंक पहला भारतीय बैंक जिसमें भारतीयों की अंशधारिता थी। वह कौन सा था? अवध कमर्शियल। कब स्थापित हुआ? 1881 में। इलाहाबाद बैंक कब स्थापित हुआ? 1865 में। और पीएनबी कब स्थापित हुआ? 1894 में। सन याद कर लीजिएगा। क्या? 1157, 1770, फिर 1806, 1840, 1843 और उसके बाद 1865, 1881 और 1894। फिर इसके बाद 1894 के बाद 1901 में कम महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी क्रम से, भाई मैंने आप सारे सन आपको क्रम से बताए हैं। तो 1901 में क्या? पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1901 में महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, किसकी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किसको? भाई ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। 3 हमने प्रेसिडेंसी बैंक पढ़े। जो बैंक ऑफ बंगाल है यह कब बना था? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना था? तो यह 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। भाई मैं अब मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को यह सन याद हो गए होंगे। तो इन तीनों को मिलाकर कब? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर इसके पश्चात 1930 में, भाई 1930 में केंद्रीय जांच समिति का गठन किया गया। किसका? केंद्रीय बैंक जांच समिति। केंद्रीय बैंक जांच समिति, केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना कब की? 1930 में। भाई 1930 में ही क्यों की गई है? तो भाई आप पहुंचिए भाई कब? इसके 1 दशक पहले 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था।
फिर उसके बाद विश्व में बहुत बड़ी महामारी भी फैली थी, 1920 के आसपास फैली थी। तो इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी आबादी काल के गर्त में चली गई, और जो इंडस्ट्री है यूरोप की, अमेरिका की जो इंडस्ट्री थी, उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई थी। डिमांड कम हुई तो इससे क्या हुआ कि भाई वैश्विक मंदी आ गई। वैश्विक मंदी आने के पश्चात भारत के वित्त के संबंध में डिसीजन लेने के लिए, वित्तीय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन 1930 में किया गया। तो जो 1929 के आसपास की जो क्या थी, वैश्विक मंदी थी, उस परिदृश्य में क्या केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया था 1930 में। फिर इस केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों पर 1934 में, कब, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब का है, 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है, जो क्या केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और फिर 1935 में इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, 1935 में 1 अप्रैल को, कब, 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना की गई। जो आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 में, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो मैं मानकर चल रहा हूं आपको एक कहानी, पूरा इतिहास है बैंकिंग सिस्टम का जो भारत की, भाई याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 1157 में बैंक ऑफ वेनिस। उसके बाद हमने 1770 में कौन सा पढ़ा, 1770 में हमने बैंक पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1806, फिर हमने पढ़ा 1840, हमने पढ़ा 1843, फिर हमने पढ़ा उसके बाद 1865, 1881, 1894, 1901, 1921 और 1930, 1934 और 1935। यह सन में कौन सा बैंक है, यह आपको क्या करना है, इनके नाम आपको क्रम से याद करने हैं, जिससे क्या एक कहानी आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी, और इन टाइम लीप के आधार पर आप और भी बहुत सारे फैक्ट याद कर पाएंगे जब ये टाइमलाइन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब बात करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। भाई बैंकों का गठन, आरबीआई गठन तो हो गया, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक रहा तो उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया और गवर्नमेंट लिमिटेड उसे घोषित किया गया। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, तो सबसे पहले जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हुआ था कब, 1949 में। कब, 1949 में। तो जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बन गया, तब 1949 में किसका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब, 1949 में। इसकी डेट भी आपको याद करनी है, कौन सी डेट थी, तो 1 जनवरी 1949। कब, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसी के साथ मार्च 1949 में क्या किया गया था, भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम लाया गया था 1949 में, जिसके तहत आरबीआई अन्य बैंकों को विनियमित और रेगुलेट करता है। भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब का है, 1949। तो दो आपने आर्टिकल पढ़े, 2 एक्ट पढ़े आपने। पहला तो आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। फिर इसके बाद बात करते हैं 1955 की। तो 1955 में क्या, 1 जुलाई को, कब, 1 जुलाई को, जो हमने 1921 में एक बैंक का नाम पढ़ा था जो 3
प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर बना था। भाई बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो 1 जुलाई 1955 को उस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके, किसका? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण। और इस राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम हो गया इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद बात आती है 1969 की। तो 1969 बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण साल है। इस वर्ष क्या किया? इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बड़े बैंक हैं तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इन्हें राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया। फिर बात आती है 1980 की। तो 1980 में 6 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। फिर इसके बाद 2020 में, तो 1 अप्रैल 2020 को, कब? 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों को विलय करके, इससे कितने? 4 बैंक बना दिए गए। 10 बैंकों को विलय करके आपस में जोड़ दिया और 10 से कितने बचे? 4 बैंक बना दिए 10 बैंकों का विलय करके। तो इस तरीके से भारत में वर्तमान में लगभग 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हुए हैं। कितने? 12 बैंक बचे हुए हैं। तो राष्ट्रीयकरण की कहानी आप लोगों ने देखी। आशा है कि भाई आप लोगों को ये याद हो गया होगा। करते जाना भाई लोग, अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स आपसे क्वालिफाई नहीं होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो भाई जो धुरंधर हैं उनसे भी आपको कॉम्पीट करना है। अगर उनको हराना है तो आपको एक एक स्टेप पर वर्क करना होगा। यह चीज़ें भी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका कंपटीशन उस एस्पिरेंट से है जो पिछले 5 साल से भी तैयारी कर रहा है। तो उसे यह चीज़ें पहले से पता है, उसे कम मेहनत करनी है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करें भाई आरबीआई की। अब आरबीआई, यह जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। क्या है? आरबीआई का लोगो है। आगे चल के इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सा पेड़ है, कौन सा जानवर है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना कब हुई? 1935। अब हम बात करें आरबीआई की। तो आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है मतलब क्या भाई? सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है और जो अन्य बैंक हैं उनको दिशा निर्देशित करता है, उनको रेगुलेट करता है। भाई बैंक केंद्रीय बैंक कहलाता है, जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, देश की वित्त व्यवस्था जो है उसमें अपनी आइडियाज़ इनपुट करता है और वित्तीय समावेशन जैसी चीज़ों के लिए सरकार को प्रेरित करता है। तो वह क्या होगा? केंद्रीय बैंक होगा। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो अब तो आप लोगों को याद हो ही जाना चाहिए कब हुई थी स्थापना। तो 1 अप्रैल 1935 को। फिर इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1949 में। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब मैं बात करूं कि भाई इसका केंद्रीय कार्यालय मतलब मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वह शुरुआत से ही मुंबई में नहीं था, बल्कि 1935 से 1937 तक, 1935 से 37 के मिड तक कहाँ इसका हेडक्वार्टर था? वह था कोलकाता। कहाँ? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। जो मुंबई में हेडक्वार्टर बना वह कब बना? 1937 में। तो यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि भाई स्पेसिफिक उन्होंने सिलेबस में आरबीआई लिखा है तो पूछ सकते हैं उसके इतिहास के बारे में कि कब यह बना मुंबई में, कब बना? 1937 में। कब? 1937 में, याद रखिएगा। फिर मैं बात करूं प्रथम गवर्नर की कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ।
सर ऑसबॉर्न स्मिथ क्या थे? पहले गवर्नर थे किसके? आरबीआई के। अगर लेकिन मैं बात करूं भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, किसकी प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करूं तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, श्री सीडी देशमुख जी। कौन थे? सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास के पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल के पहले कौन थे? तो रघुराम राजन। रघुराम राजन। तो यह है 3 गवर्नर अभी वर्तमान के हैं, उनका सीक्वेंस मैंने आपको पीछे से बता दिया। सबसे अभी लेटेस्ट कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास का दूसरा कार्यकाल है, उसके पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के पहले कौन थे? तो वो थे रघुराम राजन। कौन? रघुराम राजन। भाई अब बात करें इसके लोगों की। जी हाँ, लोगो। तो लोगो अभी आप लोगों ने देखा था, उसमें क्या था? ऑलिव की शाखाएं, ऑलिव का नहीं सॉरी पाम ट्री था। कौन सा? पाम ट्री था। पाम ट्री और बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। भाई आरबीआई की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में या बंगाल में कौन पाया जाता है? बंगाल टाइगर और पाम ट्री इसके लोगों में है। भाई पाम ट्री और बंगाल टाइगर एक बार और दिखा दूं, देख लीजिए भाई। ये क्या है? ये पाम ट्री है और ये बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ये क्या है? आरबीआई का लोगो है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की संरचना। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की संरचना के बारे में, तो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में कितने? कुल 21 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 21। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कुल 21 सदस्य हैं। कितने? 21 सदस्य। अब कैसे? तो एक तो होता है भाई गवर्नर। एक क्या होता है? गवर्नर। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ये जो केंद्रीय बोर्ड है, यह केंद्रीय बोर्ड ही आरबीआई से संबंधित सभी निर्णय लेता है। भाई मुख्य हस्ताक्षर गवर्नर के होते हैं, लेकिन और सारे काम का देखरेख गवर्नर स्वयं से नहीं कर सकता है, उसे एक सहयोगी मंडल चाहिए। किस दिशा में आरबीआई की नीति जाएगी? मौद्रिक नीति का दिशा क्या होगा? दशा और दिशा क्या होगी? वह यह मिलकर डिसाइड करते हैं, कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता। हालांकि उनमें एक सुप्रीम है। कौन? गवर्नर। फिर डिप्टी गवर्नर की बात करें तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। फिर इसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा 2 व्यक्ति नियुक्त की जाते हैं। 2 व्यक्ति वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्त की जाते हैं। और स्थानीय बोर्ड से भी निदेशक होते हैं। 4 स्थानीय बोर्ड हैं, उनके अध्यक्ष। 4 स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ पर हैं? आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड तो यह हैं दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। कोलकाता और चेन्नई। ये क्या हैं? यह 4 बोर्ड हैं, स्थानीय बोर्ड हैं आरबीआई के। इन सभी का जो निदेशक है, अध्यक्ष है, वह भी क्या? केंद्रीय बोर्ड में क्या होता है? सदस्य होता है। तो और सरकार द्वारा 10 सदस्यों को, आर्थिक मामलों से संबंधित 10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो टोटल कितने हुए भाई? 1 + 4 + 2 + 4 + 10 कितना? 1 और 4 5 और 2 6 और 4 10। हाँ, 4 और 1 5 2 6 4 10 10 20। तो कितने? 20 सदस्य। 5 2 7 4 11 21 हो रहे हैं भाई। कितने? 21 सदस्य। कितने? 21 सदस्य। 4 और 1 5 2 7 4 11 है और 10 21। गिनती गलत हुई मेरी, मैं तो घबरा गया कि भाई क्या हो गया। 21 बड़े अच्छे से थे, कैसे 20 हो रहे हैं। तो यह कितने हुए भाई? जो सदस्य हैं वह हो गए किसके? आरबीआई के। अब हम बात करते हैं आरबीआई के कार्यों के बारे में कि आरबीआई के मुख्य कार्य क्या हैं। तो
तो आरबीआई के कार्यों को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन से 3 प्रकार? यह 3 प्रकार हैं भाई। सबसे पहले तो केंद्रीय बैंक के रूप में उसके कार्य क्या हैं? केंद्रीय बैंक के रूप में उसके कार्य, साधारण बैंक के रूप में कार्य और अन्य कार्य, उसके अन्य कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में क्या काम करेगा आरबीआई? तो ध्यान दीजिए, केंद्रीय बैंक के रूप में सबसे पहले तो क्या है? यह सरकार का बैंकर है। किसका? सरकार का बैंकर। फिर बैंकों का बैंक भी है, बैंकों का बैंक है ना, जो बैंक हैं उनसे भी जमाएं स्वीकार करता है, उनको दिशा निर्देशन देता है। तो बैंकों का विनियमन, बैंकों को रेगुलेट करता है। विनियमन करता है। इसके अलावा यह क्या करता है? पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा मतलब कागजी मुद्रा को जारी करता है। यह है जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा से संबंधी जो कोष है वह इसके पास रहता है। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में खाता खोलेगा। वर्ल्ड बैंक में खाता के रूप में क्या करेगा भाई? इसमें भाई जो सरकार है, भारत सरकार, उसका खाता खोलेगा आरबीआई। फिर जो विदेशी मुद्रा है, अन्य जो देश हैं, अन्य सभी देश हैं, उसके केंद्रीय बैंकों में भी खाता खोलेगा। क्या? अन्य देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में, अन्य देशों के केंद्रीय बैंक में खाता। अन्य देशों के केंद्रीय बैंक में भी खाता खोलता है। कौन? आरबीआई। क्योंकि भाई जो मुद्रा है, मुद्रा का विनियमन होता है भाई, एक्सचेंज। कोई अगर विदेशी यहाँ आता है तो हमें उसको भी मुद्रा देनी है अपनी, और उसके बदले जो मुद्रा उसकी मिलेगी हमें, वो हम कहाँ से बदलेंगे? तो उसके लिए क्या? अन्य देशों के केंद्रीय बैंक में सरकार का एक खाता रहता है, जो कौन संचालित करता है? वह आरबीआई संचालित करती है। तो यह क्या? केंद्रीय बैंक के रूप में उसके कार्य होते हैं। और भी बहुत सारे कार्य इसके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आंकड़ों का जो वित्त है, वित्त से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। वित्त से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण भी करता है और प्रकाशन भी करता है। फिर मैं बात करूं साधारण बैंक के रूप में इसके कार्य कि साधारण बैंक के रूप में इसके कार्य क्या हैं? तो भाई यह क्या करता है? सरकार के राजस्व से, सरकार का जो राजस्व आता है उससे क्या? जमा स्वीकार करता है, जमा स्वीकार करता है। फिर इसके अलावा जो निर्यात उद्योग हैं, जो निर्यातक उद्योग हैं, निर्यात उद्योग कौन? निर्यात उद्योग, तो उन्हें क्या? ऋण भी प्रदान करता है, निर्यात उद्योग को ऋण देता है। सरकार को भी ऋण देता है, पत्र मुद्रा भी जारी करता है। फिर और क्या काम होते हैं? तो भाई जो बिल्स होते हैं, पार्टिसिपेटरी बिल्स हैं, पी नोट्स हैं, उन जो विपत्र हैं, बिल मतलब विपत्र, उनका क्रय विक्रय, विपत्र हैं तो उनका क्रय विक्रय करता है। कौन? आरबीआई। फिर मैं अन्य कार्य की बात करूं तो और अन्य कार्य क्या हैं? पहले तो भाई डेटा संग्रहण, फिर वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास, वित्तीय समावेशन के लिए योजना, फिर वित्तीय साक्षरता के लिए कार्यक्रम चलाना, वित्तीय साक्षरता के लिए कार्यक्रम। जैसे भाई आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए भी गाइडलाइन जारी करता है। आप अगर कुछ भी मैसेज आपके पास आते हैं तो हर 8-15 दिन में, 1 महीने में आपके एक मैसेज आता होगा कि आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करें पेमेंट के दौरान। या आपका बैंक कभी भी आपसे एटीएम का पासवर्ड या आपके नेट बैंकिंग का पासवर्ड या यूपीआई का पासवर्ड नहीं मांगता है, यह गोपनीय है। आरबीआई कभी भी इसके लिए परमिशन बैंकों को नहीं देता है, तो कृपया अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें, किसी के साथ शेयर ना करें, ऐसी गाइडलाइन जारी की जाती है ये। फिर और क्या भाई? मुद्रा, साख, वित्त संबंधी और अलग निर्णय भी लेते हैं। मौद्रिक नीति कौन बनाता है भाई? मौद्रिक नीति बनाती है आरबीआई, मौद्रिक नीति बनाती है। महत्वपूर्ण बिंदु, मौद्रिक नीति में क्या होता है? मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट,
SLR, CRR, ये सारी चीज़ें भाई खुले बाजार की क्रियाएं, नैतिक दबाव, ये सारे औजार अपनाए जाते हैं आरबीआई द्वारा जो मुद्रा की स्थिति है उसको मैनेज करने के लिए देश में। तो यह क्या हुए आरबीआई के प्रमुख कार्य। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, इसके अलावा आरबीआई क्या प्रशिक्षण भी प्रदान करता है बैंकिंग सिस्टम के विकास के लिए। बैंकिंग विकास के लिए प्रशिक्षण, बैंकिंग विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है समय समय पर, और इसके कई प्रशिक्षण केंद्र भी हैं, कुछ प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं आरबीआई ने। अब हम इसके बाद देखते हैं, ये हुए क्या आरबीआई के कार्य। किसके? आरबीआई के कार्य। अब हम देखें आरबीआई से संबंधित अन्य तथ्य। आरबीआई से संबंधित अन्य तथ्य क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं? तो यह तथ्य क्या, सबसे पहले तो भारत के अलावा भी आरबीआई ने पाकिस्तान और म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। किसके? पाकिस्तान और म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में। पाकिस्तान के लिए क्यों? क्योंकि भारत से विभाजित होकर बना था। तो तुरंत तो इतना सारा स्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं हो पाता, तो जून 1948 तक यह पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्यरत था और म्यांमार के भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है कुछ परिस्थितियों में। इसके अलावा इसके टकसाल क्या होते हैं भाई? जो सिक्के ढलते हैं, यहाँ पर सिक्के ढलते हैं। एक चीज याद रखना कि जो मुद्रा छापी जाती है, नोट छापे जाते हैं, तो 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता है, और जो सिक्के हैं सिक्के भी आरबीआई नहीं डालता है। मतलब इन पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं। सिक्कों पर वित्त मंत्रालय और जो 1 रुपए के नोट हैं उस पर भी वित्त मंत्री के हस्ताक्षर रहते हैं। बाकी के सभी नोट पर 2 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक के नोट पर किसके? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? आरबीआई के गवर्नर के। फिर मैं बात करूं और आगे के तथ्यों की, तो 1 रुपए का नोट जारी नहीं करता है। फिर वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। यह है कार्यकाल के अनुसार 25वें हैं, 25वें नंबर के, और इनका स्वयं का दूसरा कार्यकाल है। इनका स्वयं का द्वितीय कार्यकाल है, सेकंड टर्म है इनका, लगातार में। ये लगातार में इनका सेकंड कार्यकाल है। फिर इसके बाद बात करूं मनमोहन सिंह की, भाई ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि यह आरबीआई के गवर्नर भी रहे। क्या रहे? आरबीआई के गवर्नर। फिर यह वित्त मंत्री भी रहे, और यह क्या? पीएम भी रहे, यह प्रधानमंत्री भी रहे। कौन? मनमोहन सिंह। इसके बाद हम बात करें विमुद्रीकरण की। भारत में विमुद्रीकरण कब किया गया? तो भारत में विमुद्रीकरण आज़ादी के पहले भी हुआ है और आज़ादी के बाद 3 बार हो चुका है। तो आज़ादी के पहले कब हुआ? 1938 में। आज़ादी के पहले 1938 में किया गया। फिर मैं बात करूं आज़ादी के पश्चात के विमुद्रीकरण की। कब की? आज़ादी के पश्चात के विमुद्रीकरण की। तो आज़ादी के पश्चात विमुद्रीकरण कब हुआ? 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। भाई इंदिरा गांधी की सरकार गिरी। कब? आपातकाल के पश्चात इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और आई किसकी? जनता दल, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो उन्होंने विमुद्रीकरण किया, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। फिर इसके बाद 8 नवंबर 2016, कब? 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे अचानक से खबर आती है सभी न्यूज चैनल पर, मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से ही 500 और 1000 रुपए के सारे नोट बंद कर दिए जाते हैं। और फिर बैंकों के बाहर
अगले दिन से लाइन लग जाती है उन नोट को बदलने के लिए, उसी रात बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए सराफा व्यापारियों के यहाँ। तो क्या 2016 में 500 और 1000 रुपए के, और अभी हाल ही में 2023 में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया गया। जो 2000 रुपए की नई मुद्रा थी उसको चलन से बाहर कर दिया गया और उसे धीरे 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 करके बैंकों में जमा करा लिया गया है। तो क्या विमुद्रीकरण, अभी हाल ही में विमुद्रीकरण क्या हुआ, चर्चा में भी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो लेडी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज हैं नागरत्ना, श्री नागरत्ना जी जो महिला जज हैं, उन्होंने विमुद्रीकरण को लेकर टिप्पणी की थी कि विमुद्रीकरण जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का एक जरिया है, जिससे अभी मतलब इस समय विवाद भी चल रहा था। चलिए अब हम बात करें कुछ और तथ्य जो बचे हुए हैं। क्या कि मध्य प्रदेश में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। मध्य प्रदेश में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ? भोपाल में है। भाई आरबीआई के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? कुल क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 27। कुल क्षेत्रीय कार्यालय 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं आरबीआई के। एमपी में कहाँ है? भोपाल में। देखो 28 राज्य हैं, 27 राज्यों में है, एक में नहीं है, बस इतना सा याद करना है। फिर बात आती है आरबीआई संग्रहालय की। आरबीआई का एक म्यूजियम बनाया गया है भाई, कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में बनाया गया है। कोलकाता, कलकत्ता, कैलकाटा, जो आप लिखना चाहें, बस मैप में सही बिंदु को मान लेना। और भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं हैं। भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं हैं, जिनमें पीछे की तरफ 15 और आगे 2 और लैंग्वेज है। तो ऐसी कितनी? कुल 17 लैंग्वेज भारतीय नोट पर अंकित हैं। फिर उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे है? तो उर्जित पटेल समिति का संबंध मौद्रिक नीति से है, मौद्रिक नीति से संबंधित है। इसे मौद्रिक नीति समिति भी कहा जाता था। इन्होंने मौद्रिक नीति बनाने वाली समिति के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। इनका संबंध किससे है? मौद्रिक नीति से। 2012-13 के समय यह समिति गठित हुई थी। जी हाँ, ये जो करेंसी नोट के बारे में हमने क्या इनके बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले तो आधुनिक करेंसी प्रेस कहाँ पर है? आरबीआई द्वारा गठित आधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक और साहिवानी पश्चिम बंगाल 1995 में यह गठित की गई, स्थापना की गई यह प्रेस है जहां पर नोट छापे जाते हैं। कहाँ? मैसूर और साहिवानी। फिर सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद कब? 1974 में सिक्योरिटी पेपर, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर जो पेपर लगता है नोट के लिए या स्टाम्प पेपर के लिए, जो पेपर लगता है वो पेपर छपता है यहाँ पर, याद रखिए। फिर आता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? हैदराबाद में। मतलब यहाँ पर क्या होगा? डाक टिकट वगैरह या स्टाम्प पेपर यह छपेंगे। क्या छपेंगे? स्टाम्प पेपर। तो जो हैदराबाद में है, कब? 1982 में गठित हुई। कब? 1982 में। यहाँ पर क्या स्टाम्प बनाए जाते हैं? कब? 1982 में। फिर बात आती है करेंसी नोट प्रेस नासिक। यह कब? यह 1928 में। करेंसी नोट प्रेस 1928 में नासिक में। यहाँ भी नोट छापे जाते थे, अंग्रेजों के जमाने से ही नोट छापे जा रहे थे यहाँ पर। फिर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यह 1992 में स्थापित हुआ। कब? 1992 में। यहाँ भाई सिक्योरिटी प्रेस क्या होगा? सिक्योरिटी प्रिंटिंग होगी। फिर बैंक नोट प्रेस देवास में है। कहाँ? देवास में है बैंक नोट प्रेस। और ये बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब की गई? यह सन आपको एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। है क्या जरूरत? बता ही देता हूँ भाई, 1974। कब? 19, ठीक है। तो क्या, एक मिनट रुकिए। जो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है, जो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है वो कब? 67-68 का। और जो देवास का बैंक नोट प्रेस है 1974 का है। कब? 1974 का है।
तो याद रखिए, आधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर साहबानी सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, करेंसी नोट प्रेस नासिक और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। यह क्या हमारा आज का टॉपिक वित्तीय संस्थाएं, जिसमें हमने आरबीआई कवर किया, और कल इस सिलेबस की इस लाइन में जितने भी टॉपिक हैं वो हम सारे कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। भाई ज्ञान सलाह एकेडमी के चैनल को जो वीडियोस हैं इसको आप सभी ग्रुप्स में फैला दीजिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक इसको पहुंचा दीजिए कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे टॉपिक हैं वो कवर कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर इसमें कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा आपको लगता है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।